हेलो स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। सो बच्चों, अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे किसके बारे में। हम यहाँ पे बात करेंगे अभी लैडर प्रॉब्लम्स के बारे में। तो लैडर प्रॉब्लम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप के प्रॉब्लम्स रहते हैं जो अपने इस इक्विलिब्रियम के अंडर में आते हैं। तो चलो देखो, शुरुआत करते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे अपने पास एक दीवार है, ये ग्राउंड बना दिया हमने, ठीक है, और एक लैडर लगा हुआ है। तो लैडर को कुछ इस तरीके से बना दिया हमने, ठीक है। तो अभी हम पूरे का पूरा, अगर ये लैडर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहता है तो हम इसकी इक्वेशंस लिखनी सीखेंगे कि लैडर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में कैसे रहता है। तो इसके लिए जो जो चीज़ें हमें किस किस पॉइंट पे इक्वेशन लिखनी है, कहाँ कहाँ पे एफबीडी में क्या क्या फोर्सेस दिखानी है, वो सारी चीज़ें अभी हम लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो देखो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे दोनों ही सरफेसेस को रफ मान रहा हूँ ताकि उसके बाद कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको कोई डाउट ना आए कि भाई ना ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, अगर ये लैडर है तो लैडर में बच्चों एफबीडी में फोर्सेस दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा N1 लैडर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे इस दीवार का जो नॉर्मल लगेगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस N2 ऐसे लगेगा। ध्यान रहे जो मैंने बोला है, नॉर्मल जो रहता है वो हरदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। कई बार बच्चों को लगता है कि वो नॉर्मल इसके अलोंग लगेगा, इसके अलोंग लगेगा, वो गलत है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल रहता है, तो हमने दिखा दिया, ठीक है। अभी उसके बाद एक फोर्स आ जाएगी जो किस तरफ आएगी, नीचे की तरफ, जो इसके सेंटर पे लगेगी, तो वो हमने mg दिखा दी नीचे की तरफ। अभी उससे अगली बात वो ये कि सर अभी फ्रिक्शन भी लगेगा, क्योंकि देखो ये चीज़ तो लैडर तो ऐसे रुक ही नहीं सकता है ना। तो अभी देखो कैसे क्या होने की कोशिश होती होगी। अगर नीचे फिसलना चाहेगा तो ये जो पॉइंट है, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, राइट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कैसे लगता होगा, लेफ्ट की तरफ। तो इस जगह पे जो फ्रिक्शन दिखाया हमने वो लेफ्ट की तरफ F1 दिखा दिया। और अगर वो लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है तो बच्चों ये पॉइंट नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो F2 ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोगों को इसका एफबीडी बनाना आना चाहिए। तो हम लोगों ने लैडर का एफबीडी बना दिया। अभी जैसे हमने लैडर का एफबीडी बनाया तो उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो ये कि सर अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में इसकी इक्वेशंस कैसे लिखी जाएंगे। अगर बच्चों इक्वेशंस लिखनी है हमें तो हम सिंपल सा क्या तरीका लगाएंगे कि देखो, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अगर रुकी हुई चीज़ है तो रुकी हुई चीज़ पे ऑटोमेटिकली एफ नेट भी ज़ीरो एंड टॉर्क नेट भी ज़ीरो। किसी भी पॉइंट के अबाउट देख लो, टॉर्क हर जगह के अबाउट कितनी आएगी, ज़ीरो। इससे पिछली वीडियो में ये चीज़ें अच्छे से समझा चुका। तो अभी एफ नेट ज़ीरो करते हैं। एफ नेट ज़ीरो करेंगे तो सारी फोर्सेस बैलेंस करनी पड़ेंगी, वर्टिकल डायरेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी। अभी अगर मैं बात करता हूँ पहले एफ नेट ज़ीरो करते टाइम, तो एफ नेट ज़ीरो करते टाइम मैं पहले एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर लेता हूँ। अगर एक्स डायरेक्शन में बात करें तो एक्स डायरेक्शन में अपने पास दो ही फोर्सेस हैं, N2 और F1। N2 इस तरफ लगा, F1 इस तरफ लगा। तो अपने पास क्या इक्वेशन आई, अपने पास आया F1 = N2। दूसरा जो y डायरेक्शन में लगेगी, तो y डायरेक्शन में हमें पता है कि ऊपर की तरफ लगने वाला है F2 और N1 और नीचे की तरफ लगने वाला है mg। तो इसका मतलब कि अपने पास y डायरेक्शन में क्या हो गया, F2 + N1 = mg। तो ये होगी अपने पास दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो जो दोनों इक्वेशन थी ये ट्रांसलेशनल एफ नेट =0 की इक्वेशंस बन गई। अभी इससे अगली जो इक्वेशंस लिखेंगे बच्चों हम लोग, वो लिखेंगे रोटेशनल टॉर्क नेट ज़ीरो करने के लिए। तो अभी टॉर्क नेट ज़ीरो करने के लिए लिखते हैं। तो देखो, टॉर्क नेट ज़ीरो करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टॉर्क नेट ज़ीरो की जाती है किसी भी एक पॉइंट के अबाउट हम कर सकते हैं। और मैंने आपको हरदम एक बात बताई है कि कोशिश करो कि एक ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क नेट ज़ीरो करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अननोन्स हों, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे कि अपने पास हमने 3 पॉइंट ले लिए। ये पॉइंट को मैंने ले लिया A, इसको मैंने बोल दिया B और इसको मैंने बोल दिया C, और ये एंगल हो गया थीटा।
तो ये 3 पॉइंट हो गए ए बी सी और ये बन गया थीटा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो रास्ता है टॉर्क बैलेंस करने का, ए के अबाउट भी कर सकता हूँ और मैं बी के अबाउट भी कर सकता हूँ। अगर मैं ए के अबाउट करूँगा तब भी क्या हो जाएगा, N2 और F2 की टॉर्क 0 हो जाएगी। और उसी तरीके से अगर मैं देखूँगा बी के अबाउट अगर मैं टॉर्क 0 करूँगा तो N1 और F1 की टॉर्क 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अपना जो यहाँ पे टारगेट है वो ए और बी में से किसी एक के अबाउट हम टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान पड़ेगी। तो चलो हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे अबाउट बी कर लेते हैं। तो अबाउट बी करने लगे तो ध्यान से देखेंगे, देखो N1 की टॉर्क 0 हो गई, F1 की टॉर्क 0 हो गई, तो ये चीज़ खत्म हो गई अपने पहले। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, N1 F1 की टॉर्क 0 हो गई। अभी उसके बाद आई mg की टॉर्क। सिंपल सी बात है बच्चों, जो इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहें उनकी जो टॉर्क आएगी हम उसको इक्वल कर देंगे, जो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहें उसके बराबर, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये mg है बी के अबाउट अगर आप mg को देखोगे तो इसको ऐसे घुमाना चाहता है ना, ऐसे घुमाना चाहेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि mg की जो टॉर्क है, mg जो फोर्स है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी, अगर ये लेंथ मैं ले लेता हूँ L/2, क्योंकि सेंटर है तो सेंटर से दूरी L/2 हो जाएगी। तो अपने पास जो ये आया mg L/2। और बच्चों ध्यान रहे टॉर्क निकालते टाइम हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो mg के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी वो L/2 cos थीटा बनेगी। ठीक है, तो ये आया मेरे पास mg इंटू L/2 cos थीटा। तो यहाँ के अबाउट mg इंटू L/2 cos थीटा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आया। अभी और देखते हैं और कौन इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम देखें तो N2, अब ध्यान से देखो यहाँ के अबाउट N2 जो है वो इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। यहाँ के अबाउट बी के अबाउट देखो ऐसे धक्का दे रहा है, खुद से अपना पेन रख के देखो, जैसे अगर बी पे पेन रख दिया आपने, बी को फिक्स कर दो तो ए पे धक्का दे के देखो N2 के अलोंग कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। और सिमिलरली F2 भी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो उन दोनों की टॉर्क को बराबर कर देंगे हम लोग, किसके, mg L/2 cos थीटा के। तो N2 की टॉर्क कितनी आएगी, N2 की टॉर्क अगर मैं लिखूंगा तो N2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों N2 इस लाइन का लॉन्ग लगने लग रहा है, तो N2 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो यहाँ से कैलकुलेट होगी, ये बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये टोटल लेंथ कितनी थी, L हो गई, ये L/2 ये टोटल L हो गया, ये cos थीटा है ना। तो ये साइड cos थीटा बनती है, साइड कितनी sin थीटा, तो ये हो गया। ठीक है, प्लस सिमिलरली F2 इंटू L cos थीटा, ये आप खुद से करके देख सकते हो। F2 इस लाइन का लॉन्ग लगने लग रहा है, तो ये डिस्टेंस हो गई L cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अभी हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आया बच्चों कि L से तो L हर जगह से कैंसिल हो गया। अपने पास जो इक्वेशन बनी वो बनी mg/2 cos थीटा इज इक्वल्स टू N2 sin थीटा प्लस F2 cos थीटा। देखो इक्वेशन तो यही है, ठीक है। अगर इस सिचुएशन में ये रेस्ट पे ऐसे रखा हुआ है तो इक्वेशंस तो यही है, ठीक। अभी इसके अलावा मतलब कि आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, अभी बस आपको ये जानने की जरूरत है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन सभी किस किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे कि कैलकुलेट थीटा सो दैट इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। तो अभी उन्होंने कह दिया कि वो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो जिस पे ये इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, मतलब स्लिप करने ही वाला है। तो अगर स्लिप करने ही वाला है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इफ ऑन वर्ज ऑफ स्लिपिंग, तो इसका मतलब हो गया कि जो F1 और F2 हैं वो अपनी मैक्सिमम वैल्यूज पे है ना। और अगर F1 F2 अपने मैक्सिमम वैल्यू पे हो गए तो F1 को क्या लिखा जा सकता है, μ1 n1, और F2 को क्या लिखा जाएगा, μ2 n2। ठीक है भाई। तो
अगर जैसे ही वो आपको अभी कुछ ना कुछ तो डाटा देगा, इससे आगे ये मैंने जनरल चीज सिखाई आपको, है ना, बिल्कुल ऐसे करनी है आपको क्वेश्चन सॉल्व। अभी वो जनरल डाटा देता है, कई बार देखो कैसे कर देता है, वो क्या कहेगा कि ये जो दीवार है ये स्मूथ है, स्मूथ है तो इसका मतलब F2 नहीं लगेगा, F2 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। वो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा, ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग है तो आपको ना म्यू की वैल्यू दे देगा, आपको उठा के उसको पूरी इक्वेशन में रख देना है। अल्टीमेटली जो हमारे काम की इक्वेशन है वो ये 3 है, 1 2 और ये 3। अभी ये तीनों इक्वेशन मैंने आपको लिखने सिखा दी, इसके आगे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि बच्चों क्या पूछ रहा है, लेकिन इन तीनों इक्वेशन के अलावा आपको कुछ भी नई चीज़ पता होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये 3 इक्वेशन लिखने आती है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने सबसे जनरल सिचुएशन ली है, ठीक है। चलो तो बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।